वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स और उसमें हम चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत आवेश तथा धारिता में जो भी 2026 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि आपको जब बोर्ड में बैठो तो आपको किसी भी दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है कि धातु के दो गोलों का व्यास क्रमशः 6 सेमी और 4 सेमी है। हमारे पास धातु के दो गोले हैं, एक 6 सेमी की है, दूसरी 4, मतलब एक साइज में थोड़ा सा बड़ा 2 सेंटीमीटर पहले वाले से, दूसरा जो है वो 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो मान लिया एक ऐसा है तो दूसरा जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक, ये दो हमारे पास धातु के गोले हैं। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक। अब कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो हमारा 6 सेमी है और इसकी जो त्रिज्या है वो हमारा 4 सेमी है। अब कह रहा है इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, मतलब इसको आवेश दिया गया है तो ये बिल्कुल दोनों समान विभव पर, मतलब इस पर जो विभव दिया गया है और इस पर जो विभव दिया गया है वो दोनों बिल्कुल समान है। देखो, समान विभव तक आवेशित किया गया है, मतलब इसको आवेश दिया गया है तो दोनों का विभव जो है वो कैसा है? समान है। अब जब इसको आवेश दिया गया है तो इसके पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हुआ कि नहीं? ठीक। अब देखो, अब कह रहा है गोलों के आवेशों के पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये जो गोले हैं, गोले के पृष्ठ पर जैसे मैंने आवेश दिया तो आवेश एक समान रूप से वितरित हुआ, ऐसे ही कुछ, ऐसे ही कुछ पृष्ठ पर आवेश, सेम एज इसमें भी आवेश एक समान रूप से वितरित हुआ। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मैंने मान लिया, क्योंकि इसके कंपेयर में भला ही विभव समान हो लेकिन आवेश कुछ ना कुछ अनुपात में होगा। तो इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको मैंने सिग्मा 1 मान लिया और इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उसको मैंने सिग्मा 2 मान लिया है। क्या इतना क्लियर है? तब इस पर जो विभव है मैं कह सकता हूं, इस पर जो विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर जो आवेश है वो Q है और ध्यान से सुनना, इसकी जो त्रिज्या है वो है 6 सेमी। क्लियर? अब सेम एज अगर मैं इसका निकालूं तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q अपॉन, अच्छा Q अपॉन क्या हो जाएगा? Q अपॉन हमारे पास आ जाएगा 4, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? आवेश पृष्ठीय घनत्व निकालना है। तो पृष्ठ घनत्व का सूत्र क्या होता है? सिग्मा 1 बराबर Q अपॉन ए। क्या होता है? सिग्मा 1 Q अपॉन ए, जहां ए क्या है? ए जो है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और हम ये भी जानते हैं गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तब मुझे इन दोनों का जो गोले के आवेशों का पृष्ठ घनत्वों का मुझे अनुपात निकालना है और देखना है अनुपात क्या होगा। चलिए तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? गिवन जो है वो दोनों त्रिज्याओं का क्या दे रखा है हमारे पास? दोनों त्रिज्याओं का क्या दे रखा है? हाँ, हमारे पास, सॉरी यहाँ अभी तो मैं एक चीज मान लेता हूँ, ये आर और आर ही मान लेता हूँ, फॉर्मूला जर्नल फॉर्मूला ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो गिवन हमारे पास पहले त्रिज्या का दे रखा है 6 सेमी और दूसरे त्रिज्या का हमारे पास दे रखा है 4 सेमी। ठीक है, जो विभव है, विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। क्या इतना क्लियर है? अगर यहां से मैं Q निकालूंगा तो Q क्या आ जाएगा? ये देखना, ये गुणे में आ जाएगा और ये एक साथ गुणे में आ जाएगा और ये बट्टे में रहेगा, बट्टे से जब इसमें जाएगा किस में जाएगा? गुणे में। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा? आर इंटू भी। क्या ये हमारे पास Q आ जाएगा? क्या ये हमारे पास Q आ जाएगा? ठीक है, अगर ये हमारे पास Q आ गया, अब मैं जानता हूं जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, कौन सा? पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो क्या होता है? वो होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन ए, जहां
ए जो है वो पृष्ठ का क्या है, क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू रखूं, देखो यहां से इस पे Q की वैल्यू रखो, तो Q की वैल्यू जब मैं इस पे रखूंगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये क्या आ जाएगा R इंटू भी, और अनुपात में क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो सिग्मा बराबर क्या आ गया हमारे पास, सिग्मा बराबर हमारे पास आ गया एप्सिलॉन नॉट भी अपॉन आर। क्या ये आ गया? अब ध्यान से देखना, अब हमारे पास ये किसी भी, ध्यान से देखना, किसी भी गोले के पृष्ठ पृष्ठ अगर उस पर आवेश है तो, और उसका विभव है, तो उस गोले के पृष्ठ पर ये पृष्ठ आवेश घनत्व है। अब अगर मैं इसका निकालूं, किसका, जिसका त्रिज्या 6 सेमी है, तो उसको क्या माना, सिग्मा 1, तो क्या हो जाएगा, बस विभव सेम, बस त्रिज्या कितना हो गया, त्रिज्या हमारा 6 सेमी हो गया। अगर मैं दूसरे के लिए, दूसरे गोले के लिए निकालूं, तो दूसरे गोले के लिए क्या माना, सिग्मा 2, उसके लिए एप्सिलॉन नॉट सेम, भी सेम, और जो त्रिज्या है वो हमारा 4 सेमी हो गया। अब अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अनुपात निकालूं, तो क्या करो, दोनों को भाग कर दो, पहले को दूसरे से, या एक काम करो, इन दोनों का अनुपात निकालने के लिए सिग्मा 1 को सिग्मा 2 से क्या कर दो, भाग, तो सिग्मा 1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट भी बाय सिग्मा, ओ सॉरी 6, और इसकी वैल्यू रखेंगे, जैसे मैं नीचे इसकी वैल्यू रखूंगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे है ना, तो ये जाएगा 4 सेंटीमीटर, हटाओ यहां से, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट भी, तो इससे ये कैंसिल, इससे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो आ जाएगा हमारे पास 2 अनुपात 3, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का अगर मैं अनुपात निकालूंगा तो वो कितना आ रहा है, 2 अनुपात 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, जो आवेश घनत्व है वो कितना है, 2 अनुपात 3 होगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो इसे नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, ये क्वेश्चन जो है वो 23 में आ चुका है, ये क्वेश्चन जो है वो 23 में आ चुका है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये भी 2023 में ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित, हमारे पास जो भी का मान, विभवांतर है ना, विभवांतर किसका, वोल्ट। देखो मैंने पहले ही कहा था, जब भी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को पहचानना है तो सबसे पहले तो तुम क्या करो, उसका मात्रक याद रख लो। इन केस अगर इस क्वेश्चन में हमें विभवांतर नहीं कहता तो हमें कैसे पहचानते कि ये 2 वोल्ट किसका है। अगर तुम्हें मात्रक नहीं पता है तो तुम कभी नहीं बता सकते कितने कि ये किसकी वैल्यू है, फिर तुम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमेशा तुम्हें क्या करना है कि किसी भी जो भौतिक राशि है, उन सभी भौतिक राशियों का तुम्हें क्या याद करना है, मात्रक। ठीक है, अब कह रहा है 2 वोल्ट, यानी कि ये विभव दे रखा है, विभवांतर 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धरिता, एक तो माइक्रोफैरेड जो कि धरिता का मात्रक होता है, तो ये किसका मान दे रखा है, ये हमारे पास सी का मान दे रखा है। तब धरिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्थितिज ऊर्जा। चलो देखो, ये जो 2 वोल्ट दे रखा है, ये हमारे पास किसका मान दे रखा है, भी का मान दे रखा है, और ये जो 10 माइक्रोफैरेड दे रखा है, ये हमारे पास किसका मान दे रखा है, धरिता का, यानी कि सी का मान दे रखा है। और मुझे क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी कि मुझसे पूछा है यू। क्या पूछा है, यू पूछा है। तब देखो इसकी सॉल्यूशन, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास विभवांतर गिवन है ना, कितना दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक, मेरे पास धरिता दे रखा है, क्या दे रखा है, धरिता सी, कितना दे रखा है, 10 माइक्रो, ये माइक्रो का चिन्ह है और फेरेट को एफ से लिखते हैं। अब माइक्रो फेरेट को क्योंकि ये वोल्ट में दे रखा है तो इस, और ये माइक्रो में दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे पास क्या आ गया है,
ये जो वैल्यू है ये अप डाउन है, इसलिए इसको चेंज करो, माइक्रोफैरेड को फैरेड में चेंज कर लो। किसमें? फैरेड में। तो 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 10 की पावर -6 क्या होता है? फैरेड। तो जो सी की वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। तब अगर मैं इसके पावर में क्या है? 1 है, तो गुणे में आधार समान है, तो 10 की घात 1 प्लस का और 10 की घात -6 है ना, तो 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा? -5 फैरेड। अब हमारे पास सी भी है, हमारे पास वी भी है, और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है U बराबर हाफ सी वी का स्क्वायर। यही तो होता है। अब वैल्यू रख दो, तो हाफ सी की वैल्यू कितना है हमारे पास? 10 घात -5, और v की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 बट 2 का स्क्वायर। 1 2 से तो स्क्वायर कैंसिल, तो u बराबर हमारे पास 2 गुणे 10 की घात माइनस कितना हो गया? -5। क्या इतना सही है? ये आ गया हमारे पास, यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा तो तुम इस फॉर्मूले से उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, इसे नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है 26 में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है 2 वोल्ट, फिर से आ गया 2 वोल्ट, यानी कि ये किसका मान दे रखा है? 2 वोल्ट। देखो स्रोत से, अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि विभवांतर या विभव, तो तुम कैसे पहचानोगे कि इसका मात्रक क्या है? 2 वोल्ट है, तो ये किसका मान दे रखा है? भी का। के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड धरिता, इसमें तो चलो कह दिया है कि ये माइक्रोफैरेड धरिता है, यानी कि ये सी की बात कर रहा है, का संधारित्र आवेशित किया गया है। हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धरिता 10 माइक्रोफैरेड है, उसे 2 वोल्ट के स्रोत से आवेशित किया गया है। आगे कह रहा है स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, मुझे प्राप्त ऊर्जा निकालना है, और मुझे संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है? संचित ऊर्जा, जो कि अभी मैंने निकाला था, और मुझे प्राप्त ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है? प्राप्त ऊर्जा। चलो देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले गिवन सेम एज, हमारे पास जो गिवन है वो V का मान दे रखा है 2 वोल्ट, C का मान दे रखा है 10 माइक्रोफैरेड। अभी हमने चेंज किया था कि 1 माइक्रोफैरेड इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 फैरेड। तब C बराबर क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैरेड, यानी कि यह आ जाएगा 10 की पावर माइनस फैरेड, जो कि अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें बताया। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? प्राप्त ऊर्जा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। स्रोत से प्राप्त ऊर्जा जो है वो CV²। रखो, C की वैल्यू हमारे पास है 10 टू दी पावर -5, V कितना है हमारे पास? 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना था? 4 इंटू 10 की पावर -5 जूल, ऊर्जा का मात्रक। अब सेम सेकंड नंबर मुझे क्या निकालना है? मुझे संचित ऊर्जा निकालना है, यानी कि सेम एज हाफ CV²। क्या इससे पहले हमने यही निकाला था? और वो हमारे पास क्या गया था? सेम एज इससे पहले क्वेश्चन में हमने वही निकाला था, 1/2, C का मान 10 टू दी पावर 5, V का मान 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो U बराबर कितना आ रहा है? 2 इंटू 10 की पावर -5 जूल। तो ये है हमारा आंसर, ये का आंसर ये है, और दूसरा आंसर ये है। क्लियर है? ठीक है, इसे नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन एक तो 2023 में पूछा गया है, ठीक है, और मैं बता सकता हूं दावे के साथ इस चैप्टर से ये जो टाइप के क्वेश्चन है कि जब संधारित्र को समांतरकरण या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें तुल्य धरिता या कुल धरिता क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछने का मान के चलो 90% चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना और बहुत अच्छे से समझना। देखो, पहले मैं बता दूं कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जब भी कोई भी 2 या 3 संधारित्र ऐसे जुड़े हैं,
कितने भी हो सकता है, ऐसे जुड़े हैं। मान लो ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तब ये जो इस क्रम में जुड़ा है इसको हम बोलते हैं कि संधारित्र की धारिता जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बट अगर मैं कहूं कि ऐसे कुछ जुड़े हैं, कुछ ऐसे जुड़े हैं, ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तब मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब भी समान तुम्हें धारिता ऐसे जुड़ते हुए दिखे तो उसे श्रेणी क्रम में लेना, और जब तुम्हें धारिता ऐसे जुड़ते हुए दिखे तो तुम किस में लेना, समांतर क्रम में, जो कि जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं उसका बिल्कुल व्युत्क्रम है ये। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है चित्र में दिखाए गए समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे पास समांतर प्लेट दे रखा है दो, इन दोनों प्लेटों के लिए मुझे संधारित्र क्या निकालना है, संधारित्र का सूत्र निकालना है। आगे कह रहा है प्लेटों का क्षेत्रफल ये है, मतलब इस प्लेट का भी क्षेत्रफल ये है और इस वाले प्लेट का भी क्षेत्रफल ये है, दोनों समान क्षेत्रफल का है। कह रहा है तथा प्लेटों के बीच परावैद्युतंक या जो परावैद्युत पट्टियों की जो मोटाई है क्रमशः वो D1 और D2 है। इसकी मोटाई D1 है, इसकी मोटाई D2 है। तब मुझे उनके परावैद्युतंक क्रमांश क्या दे रखा है, K1 दे रखा है और K2 दे रखा है। अब मुझे इन दोनों प्लेटों के लिए क्या निकालना है, मुझे समांतर प्लेट की संधारित्र के लिए सूत्र स्थापित करना है, यानी कि मुझे निकालना है C निकालना है। तो इसमें कितने प्लेट दिख रहा है तुम्हें, दो प्लेट दिख रहा है ना। अब किसी भी प्लेट के लिए जो संधारित्र के लिए जो सूत्र होता है जब उसके बीच कोई परावैद्युतंक भरी हो तो वो होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये होता है सूत्र जब उसके बीच में कोई परावैद्युत पट्टी रखी हो। चलिए तो दोनों प्लेट अलग अलग प्लेट है, दोनों अलग अलग प्लेट के लिए निकालते हैं सॉल्यूशन। पहले प्लेट के लिए, पहले प्लेट के लिए जो धारिता होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि क्षेत्रफल दोनों का समान है, अब नीचे D1। जहां परावैद्युतंक है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, ये क्षेत्रफल है और ये इन प्लेटों के बीच की दूरी है। अब सेम दूसरे प्लेट के लिए, दूसरे प्लेट के लिए धारिता C2 क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अब जो C1 और C2 है इसको मान लिया इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। ये किस क्रम में दिख रहा है तुम्हें, अभी मैंने बताया जस्ट किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो 1/C बराबर C1 प्लस C2। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, C2 प्लस C1 बाय C1 C2। तब मैं लिख सकता हूं C, तो क्या हो जाएगा अगर मैं C को ऊपर करूं और इसको ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो C बराबर क्या हो जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस में है, मैंने आगे पीछे लिख लिया। अब बस वैल्यू रख दो, तो C बराबर जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू क्या है K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 गुणे K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। नीचे क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। अब तुम देख रहे हो कि इन दोनों से कुछ कॉमन हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो रहा है ना, तो इसको कॉमन लेते हैं। इन दोनों से क्या लो, कॉमन। तो जब कॉमन लोगे ऊपर लिख लो, ऊपर अगर मैं एप्सिलॉन नॉट A का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दो बार लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर,
तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे K1 इंटू K2 y, ये हो जाएगा D1 इंटू D2। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जब एप्सिलॉन नॉट a कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा K1 D1 प्लस K2 D2। एक से ये कैंसिल, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट a एक कैंसिल हो गया, अंदर क्या है K1 K2 y D1 D1 D2। अब नीचे सॉल्व करो, अगर मैं नीचे सॉल्व करूंगा तो ये तो कैंसिल, इसकी गुणा इसके साथ, तो K1 के साथ किसकी गुणा K1 D2 प्लस इसके साथ किसके साथ K2 और D1 y, आपस में इन दोनों की गुणा D1 D2। हम जानते हैं जब दूसरा टर्म और चौथा टर्म सेम हो तो क्या हो जाता है, कैंसिल। तो C बराबर क्या आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट a अंदर K1 K2 y क्या आ जाएगा D1 सॉरी y हमारे पास आ जाएगा K1 D2 प्लस K2 D1। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र के लिए सूत्र। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस फॉर्मूला याद रखो, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करो, आंसर तुम्हारे सामने। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया है, इसको अब हम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ, इसको हम बोलते हैं वैद्युत परिपथ, जब भी कि ऐसे तुम्हें दिखे, चाहे उसमें सिर्फ ओम हो या प्रतिरोध हो या सिर्फ उसमें तुम्हें धारिता दिखे, वो सब एक वैद्युत परिपथ में होता है। आगे क्या कह रहा है कि वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। मुझे देखो संधारित्र यही तो है, तो मुझे सिर्फ इस संधारित्र पर आवेश की गणना करना है। क्या करना है, इन दोनों पर आवेश की गणना करना है। इसमें देखो कितनी संधारित्र है, दो ना, तो इसको मैं C1 मान लेता हूं, इसको मैं C2। लेकिन प्रतिरोध कितने दिख रहे हैं, 3, तो इसको मैं मान लेता हूं R1 R2 और ये R3। और ये जो दे रखा है ये बैटरी, ये क्या है, बैटरी है ना, और ये बैटरी का वोल्ट है V बराबर 12 वोल्ट। क्या इतना क्लियर है? अब सबसे पहले सुनो और बहुत ध्यान से, ये जो संधारित्र है वो इन 2 ओम के साथ देखो समांतर क्रम में जुड़ा है, क्योंकि इनका दोनों सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। अब क्योंकि जैसे मैं बैटरी से इनको जोड़ता हूं तो क्या होता है, पहले ध्यान से सुनना, पहले विभव इस पे जाता है, फिर इससे इसमें जाता है। और हम जानते हैं कि जो भी धारिता होता है अगर उसको आवेश दिया जाता है तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है, उसमें आवेश आना बंद हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जैसे ही संधारित्र की जो धारिता है वो आवेशित हो जाता है तो उसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी, और जब उसमें कोई धारा नहीं बहेगी तो ये काम करना बंद कर देगा। सिंपल सी बात है कि संधारित्र आवेशित हो जाने पर उसमें कोई धारा नहीं बहती, अगर कोई धारा नहीं बहती तो वो काम भी नहीं करेगी। मैं लिख देता हूं नोट करके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नोट करके मैं लिख देता हूं, ये लिख के भी रखना कि जो संधारित्र C1 और C2 है, C1 या कोई भी ऐसे लिख देता हूं, संधारित्र आवेशित हो जाने पर इसमें कोई धारा नहीं बहेगी, अतः ये काम नहीं करेगा। क्या इतना क्लियर है? इतना तुम लिख सकते हो। तो मान लो जब मैंने इसको बैटरी से जोड़ा तो इसमें आवेश गया, ये आवेशित हो गया तो ये काम करना बंद कर दिया, तो अब ये किसी काम का नहीं। तब इसमें जो धारा बहेगी वो धारा किस दिशा में बहेगी, यहां से होते हुए, क्योंकि ये अब किसी काम का नहीं, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए धारा फिर वापस इसमें आएगा। क्या ऐसे ही तो होगा?
तब मैं कह सकता हूं देखो प्रतिरोध का दूसरा शिरा इस प्रतिरोध के पहले से, इसका दूसरा शिरा इसके पहले से जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम ये जो है ये किस क्रम में जुड़े हैं, ये हमारे पास श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो अगर मुझे इस पर आवेश निकालना है, ध्यान से सुनना, मुझे इस पर क्या निकालना है, आवेश। प्रत्येक पर आवेश निकालोगे, चाहे किसी पूरे के लिए निकालना है तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ के निकाल लो। तो अगर इस पर मुझे आवेश निकालना है Q, तो Q बराबर क्या हमें लाना है, CV। ये वाला बैटरी का वोल्ट नहीं, जो यहां से विभव होने के पश्चात इसमें जाएगा, क्योंकि इसका विभव, ये दोनों समांतर क्रम में है, इसका विभव और इसका विभव सेम होगा। तो जितना विभव इस पर आएगा उतना ही विभव इस पर होगा ना, तो वो इसका विभव भी, इसका क्या मान लो, V डैश। तो अगर मुझे C तो मुझे पता है ना, तो मुझे V डैश चाहिए। V के लिए मुझे क्या चाहिए, ओम के नियम से I R। अब R के लिए क्या चाहिए, पहले इनको हमें तुल्य प्रतिरोध में निकाल लेना है। जैसे तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, फिर मैं इस पूरे परिपथ में कितना धारा बह रही है उस धारा को निकाल लूंगा। जैसे धारा निकल आएगा हमारे पास, मैं पुनः क्या निकाल सकता हूं, तब भी निकाल सकता हूं। और जैसे हमारे पास भी आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा कि इस फॉर्मूले में रख दूंगा इसका तुल्य धारिता निकालकर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा। चलिए देखो सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन कर लो कि हमारे पास क्या दे रखा है, C1 दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड, C2 दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड, R1 क्या है 2 ओम, R2 3 ओम और R3 हमारे पास कितना है 1 ओम। और जो बैटरी का वोल्ट है वो हमारे पास कितना दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये आवेशित हो चुका है, अब इसमें कोई धारा नहीं बह रहा, ये काम करना बंद। तो इसका देखो, क्योंकि मुझे तुल्य प्रतिरोध भी चाहिए विभव निकालने के लिए और तुल्य धारा भी चाहिए ना, तो सबसे पहले धारा के लिए मुझे प्रतिरोध चाहिए, तो प्रतिरोध निकाल लो कि 2 ओम, 3 ओम और 1 ओम, यानी कि R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है तो मैं कह सकता हूं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है। क्या है, R3 है। तब तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा R1 कितना है 2 प्लस 3 प्लस R3 1, तो R हमारे पास कितना आ गया 6, यानी कि R जो आ गया हमारे पास 6 ओम। इस पूरे परिपथ में ये जो लाइन तुम्हें डॉटेड दिख रहा है, इस पूरे परिपथ में कितना ओम प्रतिरोध है, 6 ओम प्रतिरोध है। अब मैं क्या पूरे परिपथ में बहने वाली धारा निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, ओम के नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या क्या होता है, I बराबर V अपॉन R। V किसकी, बैटरी की, कितनी है 12 बट्टे R कितना है 6, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो जो धारा आ गया वो हमारे पास 2 एम्पियर आ गया। धारा कितना आ गया 2 एम्पियर। अब जब धारा 2 एम्पियर आ गया, अब मुझे R भी मिल गया और मुझे क्या मिल गया, I भी मिल गया। तो मुझे R भी मिल गया, I भी मिल गया। तो क्या अब मैं सिर्फ इनके सिरे के बीच क्या निकाल सकता हूं, विभव निकाल सकता हूं, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसमें विभव जो है वो नियत है। क्या है, नियत है। तब मुझे अगर इस विभव निकालना है तो मुझे सिर्फ इन दोनों के बीच का प्रतिरोध चाहिए, तो इन दोनों के बीच प्रतिरोध क्या आ जाएगा, तो R1 व R2 ये भी श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या आ जाएगा R डैश बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, R डैश बराबर, क्योंकि ऑलरेडी R मान लिया, R1 प्लस R2, तो 2 प्लस कितना है 3, तो R डैश हमारे पास आ जाएगा 5 ओम। कितना आ गया 5 ओम। अब 5 ओम के सिरों पर क्या मैं विभवांतर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आ गया ना, तो 5 ओम के सिरों के बीच क्या निकालो, 5 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास
हमारे पास आ जाएगा भी निकालने के लिए भी डैश बराबर आई आर डैश। क्या इतना क्लियर है? तब मैं यहां से निकाल सकता हूं, हमारे पास भी डैश बराबर आई आर डैश, जो 5 ओम के सिरों के बीच मुझे क्या चाहिए, विभवांतर। तो भी डैश बराबर आई हमारे पास कितना है 2 इंटू आर डैश कितना है 5, तो वी डैश हमारे पास कितना गया 10 वोल्ट। अब ये जो 10 वोल्ट है ना, ध्यान से सुनना, ये जो 10 वोल्ट है ना, वो इनके सिरों के बीच भी वोल्टेज ही है। तो मैं यहां नोट करके एक पॉइंट और लिख लेना कि C1, C2 व R1, R2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इन दोनों के बीच C1, C2 व R1, R2 के बीच, या ऐसे लिखो, अतः जितना विभवांतर R1, R2 का होगा उतना ही C1, C2 का होगा। इसका मतलब क्या करो कि इसके बीच तुल्य धरिता निकाल लो। क्या निकाल लो? इसके बीच तुल्य धरिता, क्योंकि तुल्य विभव हमारे पास पता चल गया, अब धरिता निकालना है। तो C1 व C2 किस क्रम में है? देखो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है? बताओ, ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है? तो श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो क्या आ जाएगा अगर मैं इसको करूंगा तो C2 प्लस C1 बाय C1 C2। तो अगर यहां से C निकालूंगा ये ऊपर जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहां जाएगा, नीचे। तब C1 कितना है हमारे पास, 1 गुणे 2 बट्टे में 1 प्लस 2, तो 2 बट्टे कितना आ गया 3। तो C का मान हमारे पास 2/3 माइक्रो फैरेड आ गया है। क्या आ गया है, माइक्रो फैरेड आ गया है। अब एक चीज देखो, क्योंकि हम जानते हैं C1 और C2 व R1 व R2 समांतर क्रम में है, अतः जितना विभवांतर R1 R2 का होगा उतना ही हमारा किसका होगा, उतना ही हमारा C1 C2 का होगा। तब मैं निकाल सकता हूं कि इसके बीच मैं क्या निकाल सकता हूं, आवेश निकाल सकता हूं। तो आवेश बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, आवेश बराबर हमारे पास आ जाएगा Q बराबर CV। तो Q, C का मान कितना है, C का मान है हमारे पास 2/3 और Q का मान कितना, V का मान कितना है 10। तो Q बराबर कितना आ जाएगा 20/3 माइक्रो कूलम। तो ये है हमारा आंसर कि प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश की मात्रा होगी वो हमारे पास 20/3 माइक्रो कूलम होगा। ठीक है, इसे अब नोट डाउन करें। इसे 2 मिनट वेट करके अच्छे से देख के इसको नोट करना, ताकि कहीं पर दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा तो थोड़ा घुमा के ही पूछेगा। चलिए ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। पहली बात, ये 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है 3 बिंदु आवेश Q1 माइनस का Q और ये Q दे रखा है, सॉरी यहाँ प्लस का Q माइनस का 4Q और प्लस के 2Q, एक L भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसके भुजाएं कैसी है, समान हो। समबाहु, समान बाहु मतलब समान भुजा। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है, देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, उसके शीर्षों पर ये आवेश स्थित है। आगे कह रहा है जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है, आवेश प्लस Q पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युतमय बल की सूत्र प्राप्त कीजिए। मुझे बताना है कि इन दोनों के कारण, इसके कारण और इसके कारण, इस प्लस Q पर वैद्युतमय के कारण जो बल कार्य करता है उसका सूत्र क्या होगा। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में क्या गया कार्य ज्ञात कीजिए। मुझे ये करना है कि इन आवेशों को अलग अलग करके
अनंत तक ले जाना है, और अनंत तक ले जाने में मुझे जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अगर मुझे इस पर बल निकालना है, देखो कार्य करने वाला बल निकालना है, तो वो इसके कारण इस पर कार्य करेगा और इसके कारण इस पर कार्य करेगा ना। तो चित्र को पहले बेटर तरीके से हम समझते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष पर यहां प्लस क्यू है, यहां प्लस 2q है और यहां -4q है। मैंने मान लिया कि ये जो पोजीशन है वो A है, ये B है और ये C है। क्या इतना क्लियर है? अब इसकी लंबाई भी L, इसकी लंबाई भी L, इसकी लंबाई भी L। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना है कि +2 के कारण A पर लगने वाला बल। अब मुझे ये बताओ, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जब समान आवेश एक दूसरे पर बल लगाता है तो वो कैसा बल लगाता है, आकर्षित कि प्रतिकर्षित? हम जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो ये जो बल होगा ये किधर होगा, बाहर की तरफ, कि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि इसका मान ज्यादा है कंपेयर टू इसके। तो इधर क्या होगा, F1। क्या होगा, F1। अब सेम एज, अब इसके कारण जब इस पर बल लगे, ध्यान से सुनना, इसके कारण इस पर लगने वाला बल, क्योंकि ये असमान आवेश है तो ये प्रतिकर्षित बल लगाएगा, ये इस पर एक प्रतिकर्षित बल लगाएगा जिसकी दिशा किधर होगा, जिसकी दिशा इधर होगा, F2। क्या होगा, F2। अब मुझे पता चल गया इसके कारण इस पर बल ये है, इसके कारण इस पर बल ये है। तब अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है वो कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। कितने का होता है, 60 डिग्री का। अब मैं F1 और F2 के लिए अगर परिणामी बल निकालूं तो परिणामी बल जो होगा वो BC की तरफ समांतर होगा। किधर, BC की तरफ समांतर होगा ये परिणामी बल F वेक्टर। अब अगर मैं F1 का परिणामी से अगर कोण देखूं तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मैं F का F2 के साथ कोण देखूं तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ऑल ओवर ये कितने का कोण बना रहा है, ये 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अब मैं बल निकाल सकता हूं। देखो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन। सबसे पहले किसके कारण, प्लस के 2 आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल। तो +2 आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास F1 वेक्टर। बल का सूत्र है, कूलम का नियम लगेगा 1/4πε0 2q इंटू Q। 2q के कारण Q पर लगने वाला बल बट्टे में R², R मतलब L²। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹9। इसका मान कितना होता है, मैं डायरेक्ट ये रखूं ताकि कोई दिक्कत ना हो बार बार लिखने में, यही होता है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 इंटू 10⁹9 और ये कितना हो जाएगा, Q²/L²। सेम, अब माइनस के 4q आवेश के कारण +q पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2 बराबर 9 इंटू 10⁹9 माइनस का 4q इंटू Q/, दूरी सेम है L²। तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौको 36 गुणे 10 की घात, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस है इसमें, सॉरी 9, और ये Q²/L²। तो क्या ये हमारे पास दोनों के कारण लगने वाला बल पता चल गया है? अब ध्यान से सुनना, अब क्योंकि मुझे परिणामी बल निकालना है, क्या निकालना है, परिणामी बल। अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति का जो सदिश योग होता है, सदिश योग क्या होता है, किसी भी सदिश योग का त्रिकोणमिति नियम
ध्यान से सुनना, जब भी ये दो सदिश है ना, इन सदिश को हम एक त्रिकोणमिति से योग करते हैं तो वो फॉर्मूला क्या आता है, वो आता है f बराबर एफ स्क्वायर बराबर f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। थीटा कौन सा लगेगा, बाहर वाला, क्योंकि ये कहां है, देखो f1 भी बाहर है, f2 भी बाहर है। तब ध्यान से सुनना, किसी भी दो सदिश योग का त्रिकोणमिति जो योग होता है वो ये होता है। ये मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर प्रूव भी करके दिखाया है, आप जाके देख सकते हो कि सदिशों का त्रिकोणमिति योग। तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो पूरे पर अंडररूट आएगा ना, तो क्या आ जाएगा, परिणामी बल, इस पर क्या परिणामी बल क्या आ जाएगा, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos थीटा। वैल्यू रखो जरा, तो वैल्यू अगर मैं रखने जाऊंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, f बराबर पूरा अंडररूट में आएगा, किसमें आ जाएगा, अंडररूट में। ये 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये 18 प्लस 36, और ये क्या आ जाएगा, इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस 2 गुणे f1 का मान 9 इंटू 10 की पावर, अच्छा पूरे पर स्क्वायर है ना, तो इस पूरे पर स्क्वायर, इस पूरे पर स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा 2 बाहर, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर गुणे माइनस का, ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा हमारे पास 18, दूसरा क्या है 36, तो ये हमारे पास 36 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा कॉस कितना डिग्री, कॉस आ जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 120 डिग्री बराबर कितना होता है, माइनस के 1/2, कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2। अब ये पूरा अंडररूट में है, 120 का मान अगर ये रखेंगे तो कितना आ जाएगा, f बराबर रूट में 18 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर पूरे पर स्क्वायर प्लस 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 36 को मैं 2 गुणे 18 लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं, और पूरे पर स्क्वायर। अब प्लस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको सेम एज में क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा 36 है, 36 सही है, ये इससे कैंसिल होगा, तो 9 गुणे, ध्यान से देखना 36 है, तो 9 गुणे इसको अगर मैं 18 करूं, 18 गुणे इसको क्या करूं, 18 गुणे, क्योंकि 2 गुणे 18 होगा, तो 18 दूनी 36, एक मिनट, 9 चौको, इसको ऐसे करो, ये 18, इसको मुझे 18 के पदों में बनाओ, तो यहां मैं लिखूंगा 2 गुणे 18 का स्क्वायर, क्योंकि देखो ये 2 गुणे 18, 18 का स्क्वायर, तभी मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये भी हमारे पास आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर कर लो, और ये 18 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बाहर, इस पे तो स्क्वायर नहीं है ना, तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास f बराबर अंडरूट, ये तो देखो ध्यान से सुनना, ये अंडरूट इस पर भी जाएगा और ये अंडरूट इस पर भी जाएगा ना, तो इससे तो इसका अंडरूट कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 18 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये अंडरूट में क्या आ रहा है, अंडरूट में 4, देखो 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3, तो f जो आ गया हमारे पास वो अंडरूट 3, 18 अंडरूट 3 गुणे 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया है। ये हो गया हमारे पास परिणामी बल, इस पर लगने वाला परिणामी बल। अब मुझे देखना है कि आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो इसे नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है।
आवेशों को पृथक करके अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम जानते हैं कार्य क्या होता है, W। और जब मैं इसको अलग अलग करके अनंत तक ले जाऊंगा तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, अभी इसमें क्या है, जब ये यहाँ क्या है, यहाँ पर सिचुएटेड है मतलब स्थित है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा लग रहा है। जब मैं इसको अलग अलग करूंगा और अनंत तक ले जाऊंगा तो इसमें प्रारंभ में कुछ स्थितिज ऊर्जा है, और जब मैं इसको अलग करूंगा तो अंत में कुछ स्थितिज ऊर्जा होगा। अब एक बात बताओ, जब प्रारंभ में, अभी ये प्रारंभिक स्थिति है तो ये पाश है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है। वो कैसे होगा कि इसके कारण इस पर लगने वाला, इसके कारण इस पर स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा, और इन दोनों के बीच में स्थितिज ऊर्जा। क्या ये होगा? बिल्कुल। जैसे मैं अनंत ले जाऊंगा दूरी बहुत बढ़ जाएगा, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल कम हो जाएगा, बल कम तो ऊर्जा भी कम, और ऊर्जा कम तब इसके बीच में स्थितिज ऊर्जा भी कम। तो जब दूरी मैं अनंत तक ले जाऊंगा तो वो तब उसकी जो अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगा वो हमारा शून्य हो जाएगा। ये यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो जो कार्य होगा, कार्य बराबर अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि ध्यान से देखना, जो अंतिम स्थितिज ऊर्जा होगा वो अभी मैंने कहा अनंत पर होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, 0। और जो हमारे पास प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होगा वो हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच में, मतलब ए बी के बीच में स्थितिज ऊर्जा प्लस बी सी के बीच में स्थितिज ऊर्जा प्लस सी ए के बीच में स्थितिज ऊर्जा। तो मैं रख सकता हूं कि W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्थितिज ऊर्जा 0 माइनस इसका स्थितिज ऊर्जा, इनके बीच में स्थितिज ऊर्जा प्लस इसके बीच में स्थितिज ऊर्जा प्लस सी ए के बीच में स्थितिज ऊर्जा। तो क्या यह माइनस आ गया? तो माइनस का अब मैं रख सकता हूं, इन दोनों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का Q इंटू 2Q अपॉन L, प्लस इसके इन दोनों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q और माइनस के 4QYL प्लस सी ए के बीच में स्थितिज ऊर्जा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के 4Q और Q के बीच स्थितिज। ठीक है, अब W बराबर, बाहर माइनस है, अब इन सबसे क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, जब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से 2Q स्क्वायर होगा प्लस माइनस माइनस, यहां पर 8Q स्क्वायर होगा और वहां पर माइनस का 4Q स्क्वायर होगा ना, तो कॉमन हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो सब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 होगा और साथ में Q स्क्वायर अपॉन L, ये हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ पर 1, वहां पर क्या, यहाँ पर 2 कॉमन तो क्या माइनस के 4, और वहां पर 2 कॉमन तो माइनस के 2, ये आ गया हमारे पास। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपॉन L, और ये क्या आ जाएगा माइनस, ध्यान से देखना, 6 4 और 2 6 माइनस में प्लस, 6 में से 1 गया 5, तो माइनस के 5। तब W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 10Q स्क्वायर अपॉन L। तो ये है पृथक करने के लिए में किया गया कार्य। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है तो इसे नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।